नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, सीजीपीडीटीएम का यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो इसमें जो है प्री का एग्ज़ाम हुआ था, एग्जामिनर्स ऑफ द पेटेंट एंड डिज़ाइन का 21 दिसंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जनरल नॉलेज के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि 6 जनवरी 2023 को ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय, तो कौन सा है? तो पांडुलिपि संग्रहालय जो है कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, केरल में। जी हाँ, केरल में पांडुलिपि संग्रहालय जो है खोला गया है, जो कि ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला जो है यहाँ पर पांडुलिपि, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था और 6 जनवरी 2023 को यहाँ पर खोला गया था। तो केरल इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी तरह के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो देखिए, यहाँ पर जब पहले होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अपनी तरह के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन, यानी कि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का इनोग्रेशन जो है कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर चंडीगढ़ इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, चंडीगढ़, और इसको इनोग्रेट किए थे जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डी, चंडीगढ़ इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कब? 21 जनवरी 2023 को। कब? यहाँ पर कहाँ, कौन सा संस्करण था? तो 8वां था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, दैट इज ए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ पर किया गया था? तो भोपाल इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व को देश का 52वां जो है जो है रिजर्व जो है घोषित किया गया, यानी कि 52nd जो है टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया। तो नाम क्या है? रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों, रामगढ़ जो बिस्तारी टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पर किसका है? तो राजस्थान का है। जी हाँ, राजस्थान का है। और राजस्थान का कुल मिलाकर ये चौथा जो है टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया था। और इसको घोषित कौन करता है? तो NTCA, दैट इज ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसको टाइगर रिजर्व को घोषित करता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान का चौथा और देश का 52वां रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व। अब देखिए, अभी हमने NTCA के वेबसाइट से ही आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 55 जो है टाइगर रिजर्व अभी हैं, जो कि 55वां बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान का ही है। इसको ध्यान रखिएगा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। 54वां था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। देखिए, 53वां था रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का। और देखिए, 52nd था रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का। और 51 भी यहाँ पर देख लीजिए, श्री विल्लुपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। करेंट जितने 55, 54 और 53 तो जरूर ध्यान रख लेना है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा है? तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये किस राज्य से संबंधित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये यूपी से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, विजयपुर, पूर्व में इसको बीजापुर बोला जाता था। यहाँ पर गोल गुंबज है, कहाँ पर है? तो देखिए, इसको कई बार ये भी पूछा गया है कि गोल गुंबज कहाँ पर है। तो गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो ये किस शासक की कब्र है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि टॉम जो है किस रूलर का है? तो मोहम्मद आदिल शाह इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। मोहम्मद आदिल शाह ने ही इसको बनवाया था। जी हाँ, मोहम्मद आदिल शाह ने ही इसको बनवाया था 17वीं शताब्दी में। जी हाँ, 17वीं शताब्दी में मोहम्मद आदिल शाह ने ही इसको बनवाया था। और इसी के जो है यहाँ पर एक जो है कब्र है, यानी कि टॉम है। तो विजयपुर, जिसको बीजापुर जो है बोला जाता था। और ये देखिए, खूबसूरत यहाँ पर टॉम यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
अब देखिए एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो देखिए जहां पहली हो जाती है ना, तो क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि पूछे जाते हैं, तो पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी अन्नू रानी। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, अन्नू रानी इसका सही उत्तर होगा। और कुल मिलाकर 69.92 मीटर इन्होंने भाला फेंका था दूर। तो ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था, तो 19वें नंबर का जो एशियन गेम्स हुआ हांगझाऊ चाइना में 2023 में हुआ, जो कि 2022 में होने वाला था, इसको ध्यान रखिएगा। तो 19वें नंबर का एशियन गेम्स था, हांगझाऊ चाइना में हुआ 2023 में। वहीं पर जो है अन्नू रानी ने 69.92 मीटर भाला फेंक जो है इतिहास रच दिया और जो है पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई, जो कि एशियाई खेलों के इतिहास में पहला जो है यहाँ पर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीती। तो अन्नू रानी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए भारत की शेरनी को आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो है कीर्तिमान रचा था। अब देखिए भारत के पहले एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। जी हाँ, इंद्रजाल इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, इंद्रजाल इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इंद्रजाल के बारे में जानिए कि भारत ने अपना पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंद्रजाल, जिसका संस्कृत में अर्थ है जादुई जाल। यह दुनिया का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली है, जो कि 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के स्वायत्त ड्रोन का पता लगा सकता है और इन्हें न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। तो इसको इंद्रजाल को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है, यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो ह्यूमैनिटी है उसके लिस्ट में कौन सा मेला यहाँ पर शामिल है। तो कुंभ मेला इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत में अभी कुल मिलाकर 15 जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में है यूनेस्को को, जिसमें 15वें नंबर का गरबा जो है गुजरात का है, 2023 में बना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कुंभ मेला को 2017 में मान्यता मिली है, दुर्गा पूजा को 2021 में। तो इस तरह से 15 अभी जो है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जिसमें कुंभ मेला भी शामिल है। अब देखिए चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती की आवाज़ उठाने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो आपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग आपने देखा होगा, तो वहाँ पर उल्टी गिनती कर रहे थे। तो उस वैज्ञानिक का नाम कौन है जिनका निधन भी हो गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो देखिए उनका निधन हो गया है, तो उनका जो है नाम पूछा जा रहा है। तो नाम था एन वलारमथी। तो एन वलारमथी नाम था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे। तो किस क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो थे वो थे हरगोविंद खुराना जी। जी हाँ, हरगोविंद खुराना जी थे। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। और इनको 1968 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को लॉन्च किए थे। तो कब, जुलाई 2023 में। रॉकेट का नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56 नंबर का। तो इसमें जो है सिंगापुर के जो है 7 उपग्रह को हमने लॉन्च किया था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर सिंगापुर जो है सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैच करना है कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता था। जी हाँ, भारत का नेपोलियन बोला जाता था। तो देखिए जहाँ भी एक है वहाँ जो है 4 मैच करिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1 का 4, तो यहाँ पर जो है 1 का 4 A, C और D में यहाँ पर है। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता था। तो सरोजिनी नायडू को बोला जाता था भारत की कोकिला। तो 2 का 3 यहाँ पर देखिए 2 का 3। अब देखिए उसके बाद राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता था। तो यहाँ पर 3 का दूसरा हो गया। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस बोला जाता था। तो देखिए 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। एक बार और मैं बताता हूँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता था। उसके बाद देखिए सरोजिनी नायडू को जो है बोला जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत कोकिला। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण के अग्रदूत और लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस बोला जाता था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिया हुआ है और उसमें से पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य और योजना आयोग का विचार सोवियत संघ जो संविधान से अपनाया गया है। तो जी हाँ, मौलिक कर्तव्य और योजना आयोग दोनों को जो है सोवियत संघ के संविधान से हम लोगों ने लिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपातकाल की उद्घोषणा जर्मनी के संविधान से लिया गया है, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और बैलेट सिस्टम जो है दोनों जो है जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने ले लिया है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, दोनों यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर बी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द G20 समिट हैपन इन इंडिया 23 में, यानी कि 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। दोस्तों एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाना था, क्योंकि 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था, तो अपना प्यारा देश भारत ने इसका मेजबानी किया था। तो इस वजह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो इसमें जो थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसको करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं G20 का, तो इसमें क्या 20 देश है? नहीं, इसमें जो है 19 देश है, ध्यान रखना है, प्लस एक यूरोपियन यूनियन हो गया और एक अफ्रीकन यूनियन हो गया। जो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ वो इसी साल जो है यानी कि 2023 में ही शामिल हुआ था, जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था। क्या इसका हेडक्वार्टर भी है? नहीं, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस तरह से आपने देखा होगा ये लोगो, और भारत 2023 में इसका वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे होंगे, तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके समिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए समिट जो 2023 में हुआ, अपना प्यारा देश जैसा कि मैंने बताया भारत में हुआ, न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। अब देखिए 2000 जो यहाँ पर 24 वाला होने वाला है वो ब्राज़ील में होने वाला है, रियो डी जेनेरियो में। 2025 में साउथ अफ्रीका में शेड्यूल है, 2026 में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और 2022 वाला कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में। इसको ध्यान रखें। अब देखिए जो 3 देश होते हैं वो ट्राइका में शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्राइका अब बन गया है इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील का, यानी कि जो यहाँ पर करेंट हैं उसके एक पहले और एक बाद वाले। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि हु इज़ नोन एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों वो होगा रितु करिधल। जी हाँ, रितु करिधल को यहाँ पर रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है भारत की। तो इसका करेक्ट उत्तर डी होगा। अब देखिए टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि APJ अब्दुल कलाम सर को बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जबकि मिसाइल विमेन टेसी थॉमस को, रॉकेट विमेन रितु करिधल को। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का कालूमार शिखर सबसे ऊंची बिंदुओं में से एक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज हैज़ द कालूमार पीक एज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है? तो कालूमर पीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा सी, दैट इज ए विंध्या रेंज। करेक्ट उत्तर सी होगा, विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची बिंदुओं में से एक है कालूमर शिखर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द विंध्या इज द, यहाँ पर सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर है जो कि समुद्र तल से 752 मीटर ऊपर है। कालूमार शिखर या इसको कलुम्बे शिखर के रूप में जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थित है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के दामोह जिले में स्थित है। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसको पन्ना पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए CV रमन के योगदान की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? जी हाँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी के ही दिन रमन इफेक्ट की खोज CV रमन जी के द्वारा किया गया था, और 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला। तो ध्यान रखिएगा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी CV रमन के द्वारा, इसलिए 28 फरवरी को हर साल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1930 में इसको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। और यहाँ पर कब से शुरुआत हुआ
तो ध्यान रखिएगा 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1987 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत हुई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार बब्रुवाहन चित्रांगदा मणिपुर की जो राजकुमारी थी है और किनके पुत्र है। तो यानी कि पूछा जा रहा है कि महाभारत के अनुसार बब्रुवाहन के बारे में पूछा जा रहा है। तो बब्रुवाहन जो थे चित्रांगदा और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि अर्जुन के पुत्र थे। तो ध्यान रखना है चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र थे बब्रुवाहन, जो कि चित्रांगदा कौन थी, तो मणिपुर की राजकुमारी, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 82 नंबर के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, यानी कि 82वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए जो सबसे पहला ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथन आनंद थे, जबकि फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी थी एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी फीमेल जो है ग्रैंड मास्टर बनी थी, जबकि 82वें नंबर के जो बने हैं ग्रैंड मास्टर वो बने हैं प्रणीत बुपाला। तो प्रणीत बुपाला इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी तक 84 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। तो 84 थे आर वैशाली, जबकि 83 नंबर के देखिए आदित्य सामंत, और जबकि 82वें नंबर का जो क्वेश्चन में था परिणीत बुपाला, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए 80 नंबर के थे विघ्नेश एनआर, 81वें नंबर के थे सयंतन दास। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 4 अक्टूबर 2023 को भारत कनाडा फाउंडेशंस द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो कब, तो 4 अक्टूबर 2023 को भारत कनाडा फाउंडेशंस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो भारत कनाडा फाउंडेशंस के द्वारा कौन सा अवार्ड्स, तो ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स। तो प्राप्त करने वाली पहली महिला यहाँ पर देखिए बनी है। तो पहली जो महिला बनी है वो बनी है सुधा मूर्ति जी। जी हाँ, सुधा मूर्ति, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है इनको, पद्म भूषण पुरस्कार। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें इनका तीसरा नंबर का आता है पद्म भूषण का। पहला हो गया भारत रत्न, फिर दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथे नंबर का होता है पद्मश्री। तो इनको देखिए पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, ध्यान रखना है 2012 में, और 2022 में मिला है इनको पद्म भूषण। तो ये जो है पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। तो इनका नाम है दोस्तों देवेंद्र झाझरिया। तो देवेंद्र झाझरिया इनका नाम है। ये फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये F46 इवेंट में भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। F46 में, जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे कि पैरा एथलीट है, तो F46 कैटेगरी में भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और इनको 2012 में पद्मश्री, 2022 में पद्म भूषण, और देखिए 2 गोल्ड जो है पैरालंपिक में जीतने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जो है 2004 के एथेंस पैरालंपिक में, 2016 के जो है रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता, जबकि 2020 के जो टोक्यो पैरालंपिक्स गेम हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। और इनको 2004 में, ध्यान रखिएगा 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 2017 में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। तो इतने महान खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। इनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाते थे, तो कौन थे, तो पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है, तो उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। जी हाँ, नोमैडिक एलिफेंट है। तो किस देश के साथ भारत ने किया है, तो भारत और मंगोलिया के बीच ये अभ्यास हुआ है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया करता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो कि फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। तो आंसर है ए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जो है प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश
घोषित किया गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो महत्वपूर्ण युद्ध है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं। तो चौका से याद रखिएगा, जब क्रिकेट देखते हैं तो चौका लगता है। जी हाँ, चौ से हो गया चौसा और क से हो गया कन्नौज, ये रखिएगा ध्यान 1539 में, और क रखिएगा 1540 में। जी हाँ, 1539 में चौसा का युद्ध। तो देखिए 1539 ही पूछा गया है, तो चौसा का युद्ध यहाँ पर सही होगा, जो कि 1540 में कन्नौज का युद्ध इन दोनों के बीच में ही लड़ा गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोनों युद्ध में यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि शेर शाह सूरी ही विजयी हुआ था। जी हाँ, शेर शाह सूरी ही विजयी हुआ था। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लड़ा गया था 1191 में और दूसरा लड़ा गया था 1192 में। जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। फिर अगले ही साल मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसका देखिए बी ऑप्शन में है सामूगढ़ की लड़ाई। तो देखिए सामूगढ़ की लड़ाई एक्चुअली हुआ था राज्य गद्दी प्राप्त करने के लिए दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था 1658 में, और इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध यूपी के गोरखपुर में घाघरा नदी के तट पर 1529 में अफगानों की सेना और मुगलों की सेना के बीच में हुई थी, जिसको बाबर लीड कर रहे थे। यानी कि मुगलों की सेना की जीत हुई थी 1529 में। जी हाँ, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, तो इसमें जो है बाबर विजयी हुआ था। तो इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैच किया जाना है। ये आपको इंडियन करेंसी है एक साइड में, और दूसरे में उसमें जो है बैक साइड में बना क्या है। तो देखिए 100 रुपये के नोट पे बना है रानी की वाव। जब आप देखते होंगे 100 रुपये के नोट देखिए अपने पॉकेट में, तो 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव बनी हुई है, जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है। ध्यान रखिएगा 100 रुपये पे यहाँ पर आपको रानी की वाव, तो यानी कि एक का अगर हम बात करते हैं तो हो गया यहाँ पर चौथा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद 50 रुपये पे अगर हम बात करते हैं तो हम्पी है। तो यानी कि दूसरा का हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दूसरा का हो गया तीसरा। तो दूसरा का हो गया तीसरा, यानी कि हम्पी विथ चैरियट है 50 रुपये के नोट पे। अपने नोट देखिए अपने पॉकेट से निकाल के। 200 रुपये के नोट पे यहाँ पर आपको देखना है कि 200 रुपये के नोट पे है सांची स्तूपा। तो जी हाँ, 200 रुपये के नोट पे यानी कि तीसरे का हो गया यहाँ पर एक, और चौथे का हो गया यहाँ पर 10 रुपये के नोट पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल हो गया, तो यानी कि दूसरा। तो यानी कि इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो यहाँ पर बी इसका होगा। देखिए 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का दूसरा। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नोट भी देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए 10 रुपये के नोट पे जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको कोणार्क सन टेम्पल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 50 रुपये के नोट पे हम्पी का चैरियट है। उसके बाद देखिए 100 रुपये के नोट पे यहाँ पर आपको रानी की वाव है। उसके बाद देखिए 200 रुपये के नोट पे यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि सांची का स्तूप है। 500 रुपये के नोट पे यहाँ पर जो लाल किला है, और 2000 रुपये के नोट पे मंगलयान का चित्र है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्लाउडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। कब का? तो 2023 का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर मिला है। किसको? तो क्लाउडिया गोल्डन को। तो क्लाउडिया गोल्डन को 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। तो करेक्ट उत्तर इसका ही ए है। उसके देखिए हम बात कर लेते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला। तो नरगिस मोहम्मदी को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो जॉन फोसे को मिला। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स का क्लाउडिया गोल्डन को, शांति का नरगिस मोहम्मदी को, जबकि साहित्य का जॉन फोसे को मिला। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप देख भी पा रहे होंगे क्लाउडिया गोल्डन को फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विमेंस लेबर मार्केट आउटकम। तो इसके लिए क्लाउडिया गोल्डन को यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए भारत के जो प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टिका है उसके नीचे शब्द है सत्यमेव जयते। तो कहाँ से लिया गया? ये तो हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर
आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो देखिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन नियंत्रित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, तो नियंत्रित है क्या? बैंक दर है, रेपो दर है, और यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो भी है, जबकि यहाँ पर बेस रेट नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, मैंने एक एक करके सभी को डिस्कस कर लिया है। बस आपका काम बचा है वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।